नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे फिर एक बार आपका स्वागत है। आज का अपना विषय है अकाउंट्स रिसीवेबल। अगर आपको अकाउंट्स रिसीवेबल के बारे में जानना है, पूरा अकाउंट्स रिसीवेबल क्या है, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसको कम कैसे कर सकते हैं, अगर ये सब आपको जानना है तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखना है। पसंद आया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल। पहले जानने की कोशिश करते हैं कि अकाउंट्स रिसीवेबल है क्या। अकाउंट्स रिसीवेबल को अकाउंटिंग लैंग्वेज में ट्रेड रिसीवेबल्स भी बोलते हैं। अनदर वर्ड्स ऑल्सो इज डेटर्स। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, डेटर्स का डेफिनेशन है, डेटर्स इज अ पर्सन हु ओज समथिंग टू अदर्स। अगर आपके बुक्स में कोई अकाउंट्स रिसीवेबल है, इसका मतलब है उसके पास से आपको आपका पैसा रिकवर करना है। दिस इज व्हाट इन सिंपल टर्म्स अकाउंट्स रिसीवेबल इज। सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक। अगर आपने बैंक से पैसा लिया है, लोन लिया है, होम लोन लिया है, देन यू इन द बैंक्स बुक्स वुड अपीयर एज अकाउंट्स रिसीवेबल फॉर बैंक्स, बिकॉज बैंक ने आपको पैसा दिया है और वो पैसा बैंक को रिकवर करना है। यू आर अ डेटर फॉर दैट पर्टिकुलर बैंक। क्लियर? सिंपल एग्जाम्पल समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल क्रिएट कैसा होता है वो अभी हम लोग देखते हैं। अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होता है अकाउंटिंग एंट्री से। जैसा मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला, अकाउंटिंग का बेसिस जो पूरा है दैट इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग एंट्री। जब तक हम लोग अकाउंटिंग एंट्री नहीं करेंगे, सिस्टम को समझेगा नहीं कि मुझे आगे क्या करना है। सो कंटिन्यूइंग ऑन द सेम लाइन, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रिएट होता है द मोमेंट यू मेक एनी सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस। जैसे आप सेल करते हो किसी को, उसका अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम में होता है। अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है? जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा, डेटर्स अकाउंट डेबिट, दैट मीन्स अकाउंट्स रिसीवेबल जो भी आपका कस्टमर है XYZ, उसके अकाउंट को डेबिट जाएगा, क्रेडिट जाएगा सेल्स को। ठीक है? जैसे ही अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट जाएगा, वो अकाउंट्स रिसीवेबल आपके बुक्स में अपीयर होना शुरू होगा। दिस इज हाउ अकाउंट्स रिसीवेबल एग्जिस्ट। तो जैसे जैसे आपका क्रेडिट सेल बढ़ते जाएगा, आपका अकाउंट्स रिसीवेबल वैल्यू वाइज ऑल्सो एंड काउंट वाइज ऑल्सो बढ़ते जाएगा। ठीक है? तो ये जो हमने अकाउंटिंग एंट्री देखा, ये अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम में बैकग्राउंड में कैसे वर्क करता है, ये हम लोग देखेंगे। जो भी आपका अकाउंट्स रिसीवेबल है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग उसको अभी डेटर बोलेंगे। ईच एंड एवरी डेटर अकाउंट को बैकग्राउंड में एक कोड रहता है। वो कोड के पीछे एक जनरल लेजर का कोड रहता है, बिकॉज डेटर्स इज अ सब्सिडरी लेजर। जितने भी सब्सिडरी अकाउंट है उसका एक कंट्रोल कोड सिस्टम में रहता है विच इज़ लिंक टू जनरल लेजर। तो जैसे ही क्रेडिट सेल की एंट्री होती है, साइमल्टेनियसली दो पोस्टिंग्स होते हैं। एक ही लेख के दो पोस्टिंग होते हैं, डेबिट लेख के। एक जाता है डेटर्स अकाउंट में और एक जाके बैठता है आपके जनरल लेजर के अकाउंट में। ठीक है? दूसरा लेग नेचुरली जाता है सेल्स में। तो सेल्स में जाता है उसको छोड़ दो, क्योंकि उसका अभी हमको कुछ कंसर्न है नहीं। अपना कंसर्न है अकाउंट्स रिसीवेबल को। तो वो अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी में जाएगा, सब्सिडरी लेजर में जाएगा, और एक लेग जाएगा जनरल लेजर में। ये अकाउंटिंग एंट्री का जो एग्जाम्पल है उसमें आप देखोगे कि देर इज़ अ कोड बिहाइंड ईच एंड एवरी नेम ऑफ द कस्टमर, and that code in the background is again linked to a general ledger. This is how the flow of entry takes place. अभी देखते हैं कि अकाउंट्स रिसीवेबल का जो लिस्टिंग आता है सिस्टम से वो कैसे दिखता है। स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वर्टिकली इट इज़ एक्चुअली अ लिस्टिंग। सो वर्टिकली आपको अकाउंट के कोड दिखेंगे, देन आपके अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम दिखेंगे, उनके आगे उनका टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है वो आपको दिखेगा। दैट टोटल आउटस्टैंडिंग वुड बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। एक रहेगा नॉट ड्यू, दूसरा रहेगा ओवर ड्यू, और आगे के कॉलम्स में ओवर ड्यू का डिटेल्स रहेगा, एज वाइज एनालिसिस रहेगा कि 0 to 30 में कितने हैं, 31 to 60 में कितने हैं, 61 to 90 में कितने हैं, एंड सो। ठीक है? ये हो गया एज वाइज एनालिसिस। तो अभी तक हमने देखा कि अकाउंट्स रिसीवेबल क्रिएट कैसे होते हैं और अकाउंट्स रिसीवेबल का लिस्ट निकालने के बाद सिस्टम से वो दिखते कैसे हैं।
अभी हम लोग देखेंगे कि अकाउंट्स रिसीवेबल होते क्यों हैं बेसिकली। तो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल इज़ अ रिस्क इन अवर बुक बिकॉज अपना पैसा और किसी के पास है और उसके पास से एफर्ट्स करके हमको वो पैसा वापस लाना है, सो इट इज़ अ रिस्क। पिछले वीडियो में हमने इन्वेंट्री देखा। आई वुड से अकाउंट्स रिसीवेबल इज़ मोर रिस्कियर दैन इन्वेंट्री। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अपना पैसा जब ये इन्वेंट्री रहता है, इन्वेंट्री अपने पास ही रहता है, इसका मतलब अपना पैसा अपने जेब में है, भले वो अभी तक बिका नहीं है, कभी ना कभी तो बिकेगा, लेकिन आपका पैसा आपके जेब में है। अकाउंट्स रिसीवेबल में क्या होता है? आपका पैसा और किसी के पास चला गया इन फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स, इन फॉर्म ऑफ सेल्स। अभी उसका पैसा आपको उसके पास से रिकवर करना है। दैट मीन्स योर मनी इज़ विद समबडी एल्स, वो आपको कलेक्ट करना है। सो अकाउंट्स रिसीवेबल इज़ मोर रिस्कियर दैन इन्वेंट्री। ये मैं क्यों कह रहा हूँ मोर रिस्कियर? बिकॉज अकाउंट्स रिसीवेबल के ऊपर फोकस इन्वेंट्री से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो एक सवाल आपके माइंड में आएगा, अगर अकाउंट्स रिसीवेबल में इतना रिस्क है तो देन वाई अकाउंट रिसीवेबल एग्जिस्ट एट ऑल? हम लोग कैश पे क्यों नहीं बिजनेस कर सकते हैं? आपके मन में जो आया वो एकदम बराबर है कि हम लोग कैश में क्यों नहीं बिजनेस कर सकते। तो वाई वाई डू अकाउंट्स रिसीवेबल एग्जिस्ट? इसके एक 3-4 रीजन्स है, मेन रीजन्स, वो अभी हम लोग देखेंगे। पहला है कंपटीशन इन द मार्केट। कंपटीशन मतलब क्या? आपके जैसे बहुत से सेलर्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, तो नेचुरली इन ऑर्डर टू सस्टेन इन द कंपटीशन आपको भी बाकी कॉम्पिटिटर्स की तरह आपका मार्केटिंग पॉलिसी रखना पड़ता है। अगर बाकी के लोग क्रेडिट पे मटेरियल दे रहे हैं तो आपके पास चॉइस नहीं है, आपको भी क्रेडिट पे माल देना पड़ेगा। आप अलग से बोल नहीं सकते कि नहीं नहीं हम लोग तो खाली कैश पे ही करेंगे, आपको भी क्रेडिट पे देना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई competition in the market forces you to also sell on credit basis. दूसरा होता है रेगुलर कस्टमर्स। रेगुलर कस्टमर्स एक दो बार तो आपके पास से कैश बेसिस पे ले लेगा, लेकिन बाद में बोलेगा भाई मैंने तो 2 बार आपसे कैश पे लिया है, अभी अपना रिलेशन हो गया है, हमारे ऊपर आपको अगर भरोसा नहीं है तो हम और किसी के पास जाएंगे, अभी तो हम कैश पे दे नहीं सकते, अभी हमको 30 डेज क्रेडिट चाहिए। तो देन आपको वो कस्टमर रिटेन करने के लिए उसके साथ क्रेडिट पे बिजनेस करना पड़ता है। तीसरा है सर्टन हाई वैल्यू ऑर्डर्स, जहाँ पे वैल्यूज आर इन करोर्स, तो crores of rupees arranging in cash in the sense for immediate payment becomes difficult, तो उसमें आपको क्रेडिट देना पड़ता है। देन बायर का जो रेपुटेशन है दैट आल्सो प्लेज अ मेजर रोल। कैसे मेजर रोल प्ले करता है? अगर कोई बड़ा कंपनी है जिसका मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, देन वो कंपनी को जाके आप ऐसा बोल नहीं सकते कि हम खाली कैश पे सप्लाई करेंगे, बिकॉज उनका परचेसिंग पावर बहुत ज़्यादा रहता है। तो देयर वी हैव नो अदर चॉइस बट टू एक्सेप्ट द क्रेडिट टर्म्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रेडिट देने से अपना सेल भी बढ़ता है। बायर बोलेगा अगर मुझे इमीडिएट पैसा देना है तो मैं आपसे क्यों लूँ, क्योंकि और 4 लोग हैं जो मुझे क्रेडिट पे दे रहे हैं, तो आपको भी क्रेडिट पे देना पड़ता है। सो दिस एक्ट ऑल्सो एक्ट एज अ इंसेंटिव टू बूस्ट योर सेल। सो दीज आर द ब्रॉड रीजन्स फॉर वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, तो अभी अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये हमने देखा। अभी आके जाके देखते हैं कि अकाउंट्स रिसीवेबल अगर कलेक्ट करना है फास्टर तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आई एम अ हार्ड कोर अकाउंट गाय, तो मेरे हिसाब से बैलेंस कंफर्मेशन होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बैलेंस कंफर्मेशन क्वार्टरली और ईयरली होना ही चाहिए। बैलेंस कंफर्मेशन मतलब क्या? देयर वुड बी अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय यू एंड योर अकाउंट्स रिसीवेबल saying that the balance shown as receivable in so and so books is correct and acceptable to me. This is a standard format, इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज डू दिस। तो ये बैलेंस कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये बैलेंस कंफर्मेशन के लिए क्या करना पड़ता है?
अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स अपना जो रिसीवेबल्स है उसको भेजना, उसके पास से अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मंगाना। अगर उसमें कुछ थोड़ा सा भी डिस्क्रिपेंसीज है तो उसको रिकनसाइल करो, सेटल करो, एक दूसरे से बात करो और बैलेंस कंफर्मेशन ले लो। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, अगर आउटस्टैंडिंग बहुत पुराना हो गया और अगर बैलेंस कंफर्मेशन नहीं है तो कस्टमर आपको पेमेंट डिनाई भी कर सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है रेगुलर फॉलोअप्स। रेगुलर फॉलोअप तो आपको किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा। अगर फॉलोअप नहीं करेगा तो आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। सिंपल एग्जांपल इज़ न्यू बॉर्न बेबी। उसकी माँ को कैसे पता चलता है कि बेबी को भूख लगा है? बच्चा रोता है तभी मालूम पड़ता है कि ये क्यों रो रहा है, तो अगर उसको प्यास लगी है या उसको भूख लगी है। अकॉर्डिंगली अगर आप कस्टमर के पास जाके अगर रोएंगे नहीं, अगर उसके साथ रोएंगे नहीं मतलब अगर उसके साथ जाके फॉलोअप ज़्यादा नहीं करेंगे तो नेचुरली वो आपका पैसा टाइम पे आपको नहीं मिलने वाला है। सो रेगुलर फॉलोअप आपको कस्टमर के साथ करना ही है। रेगुलर फॉलोअप करने के बावजूद भी अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, तो कस्टमर को आप स्टॉप सप्लाई भी कर सकते हैं। मतलब इफ़ दैट कस्टमर इज़ अ रेगुलर बायर तो उसको आप थोड़ा सा हम बोलते हैं ना उसको ढोस देना, वैसा ढोस दे सकते हैं कि भाई अगर पैसा नहीं दिया तो आगे का सप्लाई नहीं आएगा। एंड ही इज़ लेट अस से मेजरली डिपेंडेंट ऑन यू फॉर द सप्लाईज। सो नेचुरली वो आपको आपका पैसा धीरे धीरे करके देना शुरू करेगा। मराठी में एक कहावत है कि अगर नाक बंद करोगे तो मुंह अपने आप खुलेगा। वैसा अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो आप उसको बोल सकते हो कि हम आपको मटेरियल सप्लाई आगे से नहीं करेंगे या कम करेंगे। तो देर आर चांसेस दैट ही वुड स्टार्ट पेइंग यू ऑन टाइम। फिर भी नहीं हुआ तो कुछ चॉइस नहीं है। अगर आपका मटेरियल स्टैंडर्ड है जो आप मार्केट में और किसी को भी बेच सकते हो, मटेरियल वापस लेके आओ, उसका अकाउंट क्लोज करो और वही मटेरियल और किसी को बेच के उसके पास से फास्टर कलेक्शन करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीगल एक्शन भी एक ऑप्शन है। बट टू द एक्सटेंट पॉसिबल वी नो लीगल एक्शन टेक्स टाइम टू गेट सेटल्ड एंड टू रिकवर मनी। सो दैट कैन बी द लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ भी करके पैसा आ ही नहीं रहा है तो फिर लीगल एक्शन। So according to me these are certain ways which can boost our collection from the market. चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैन वी अवॉइड अकाउंट्स रिसीवेबल एट ऑल। ये क्वेश्चन है। अकाउंट्स रिसीवेबल को अवॉइड कर सकते हो? नहीं। अगर अवॉइड नहीं कर सकते हो तो कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल तो ज़रूर कर सकते हैं। कंट्रोलिंग इज आवर हार्ट, तो कंट्रोल उसको ज़रूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कंट्रोल? एक है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपना इंटरनल कंपनी का क्रेडिट पॉलिसी होना चाहिए। क्रेडिट पॉलिसी मतलब क्या? क्रेडिट पॉलिसी में देयर वुड बी डिफरेंट सिनारियोज। ये सिनारियो में हमें क्या क्या एक्शन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग। अगर किसी ने पैसा नहीं दिया या पैसे का डिले हो रहा है तो कौन से सिचुएशन में क्या करना है। दिस इज़ ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड एंड वेल रिटन अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, तो उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना। सो सच अ पॉलिसी हेल्प्स डेफिनेटली इन कंट्रोलिंग द आउटस्टैंडिंग। दूसरा एक चीज़ है सिक्योर्ड पेमेंट टर्म्स टू द एक्सटेंट पॉसिबल। लेटर ऑफ क्रेडिट इंसिस्ट करना है या बैंक गारंटी इंसिस्ट करना है या पोस्ट डेटेड चेक अलॉन्ग विद द डिस्पैच इंसिस्ट करना है, जिससे अपना पेमेंट जो है वो टू अ लार्जर एक्सटेंट सिक्योर्ड होगा। उसके बाद में है कस्टमर के साथ रैपो बिल्डअप करना। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपका कस्टमर के साथ रैपो अच्छा है तो कस्टमर पेमेंट करने के टाइम प्रायोरिटी आपको दे सकता है। जैसा मैंने क्रेडिट पॉलिसी के बारे में बोला वैसा क्रेडिट पॉलिसी में ही आपके सिस्टम में चेक्स होने चाहिए, ऑटोमेटिक चेक्स। डिलीवरी ब्लॉक ऑटोमेटिक लगने चाहिए। अगर किसी का ओवरड्यू क्रेडिट पॉलिसी के बाहर चला गया तो उसका डिलीवरी ऑटोमेटिक ब्लॉक होना चाहिए। क्योंकि अगर अपना बिजनेस छोटा है तो चलेगा, लेकिन अगर अपना बिजनेस बड़ा है तो मैन्युअली ईच एंड एवरी टाइम ये पॉसिबल नहीं है कि अकाउंट्स में जाके देखे कि ये कस्टमर का ओवरड्यू है नहीं है तो कितना है। तो सिस्टम में उसको ऑटोमेटिक ब्लॉक लगना चाहिए। और एक चीज़ है कि जो कस्टमर का
क्रेडिट वर्दीनेस है मार्केट का उसको चेक करें, कस्टमर का पास रिकॉर्ड चेक करें कि ये पास्ट में ये कस्टमर ने किसको कितना कैसा पैसा दे रहा है, उसका मार्केट रेपुटेशन क्या है, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। और सिस्टम में अर्ली वार्निंग सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। इफ़ एनी कस्टमर इज़ नियरिंग हिज क्रेडिट लिमिट, तो सिस्टम से आपको अर्ली वार्निंग आएगा। आप कस्टमर से बात कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि भैया आप आपके क्रेडिट लिमिट के नज़दीक आ रहे हो, पहले वाला पैसा क्लियर करो तो आगे का सप्लाईज स्मूथ आएगा। ये सब कर सकते हो। एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हैव अ डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस। सो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर few ways with which we can control the outstanding, we can control the accounts receivable। ये होने के बाद अकाउंट्स रिसीवेबल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की कि अकाउंट्स रिसीवेबल की हेल्थ कैसी है, वो कैसे चेक करें। अपना आदमी का हेल्थ तो हम लोग डॉक्टर के पास जाके जो चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, तो अपने को मालूम पड़ता है कि अपना हेल्थ कैसा है। वैसा अकाउंट्स रिसीवेबल्स की हेल्थ कैसे चेक करें, उसके लिए कौन डॉक्टर है? उसके लिए हम खुद डॉक्टर हैं। उसके लिए अगर हम लोग अकाउंटिंग ठीक से सीखेंगे, उसके लिए अगर हम लोग मेरा ये वीडियो देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अकाउंट्स रिसीवेबल का हेल्थ कैसे चेक करना है। पहला है अकाउंट्स रिसीवेबल एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। ये आप इंडिविजुअल कस्टमर के लिए भी कर सकते हैं और टोटल कंपनी लेवल पे भी कर सकते हैं कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम माई ओवरड्यू परसेंटेज as a percentage of total outstanding will not be more than so and so percentage। वो परसेंटेज आप आपके हिसाब से आपका जो सस्टेनिंग पावर है मार्केट में, आपके पास जो फ्री कैश फ्लो है, उसके हिसाब से आप जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं उतना आप उसको रख सकते हैं। 10% रख सकते हैं, 15% रख सकते हैं, 20% रख सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर आपका एपेटाइट कितना है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। और एक चीज़ है कि एज वाइज एनालिसिस, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था कि सिस्टम से जो आउटपुट आता है आउटस्टैंडिंग का, अकाउंट्स रिसीवेबल का, उसका एज वाइज एनालिसिस कीजिए। कौन से कस्टमर है जिनका पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग ओवरड्यू है, कौन से कस्टमर है जिनका मोर देन 60 डेज है, तो उनके लिए आपको स्पेशल एफर्ट्स लेके पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा। तीसरा चीज़ है डेटर्स का फैक्टर निकालना और डेटर्स के डेज निकालना। इसका मतलब क्या है? फैक्टर मतलब और डेज मतलब क्या? तो आउट ऑफ माई टोटल सेल्स इन अ ईयर, हाउ मेनी डेज सेल्स इज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कस्टमर। ये आप अभी एग्जाम्पल देख रहे हो, तो ये एग्जाम्पल में मैंने दिखाया है कि मेरा कितना दिन का सेल्स आउटस्टैंडिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर कस्टमर का क्रेडिट पीरियड 45 डेज है और उसका आउटस्टैंडिंग इन डेज इज ऑल्सो 45 डेज, देन नथिंग टू वरी। बट अगर किसी का 60 के ऊपर जाएगा, किसी का 75 के ऊपर जाएगा, देन यू वुड बी एबल टू फोकस मोर ऑन सच कस्टमर्स। सो ये आपको हेल्प किस में करेगा? आपको वो प्रॉब्लम एरिया बताएगा कि ये प्रॉब्लम एरिया है जहाँ पे आपका फोकस ज़्यादा चाहिए। नेचुरली आपके पास अगर 100 कस्टमर है, उसमें से कुछ कस्टमर्स तो ऐसे होंगे कि जो आपको इमीडिएट पे करते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। ज़्यादा फोकस आप ऐसे कस्टमर की तरफ दे सकते हो कि जिनका ओवरड्यू ज़्यादा है, या जिनका डेज में आउटस्टैंडिंग ज़्यादा आ रहा है, या जिनका फैक्टर ज़्यादा है। और इसमें आप मंथली कंपैरिजन भी कर सकते हो, ईयरली कंपैरिजन भी कर सकते हो। आपको साल का भी आप डेज आउटस्टैंडिंग निकाल सकते हो, जिसके लिए आपको एवरेज सेल्स लेना है और उसके लिए आपको मंथली एवरेज लेना है अकाउंट्स रिसीवेबल का। मतलब 12 महीने का अकाउंट्स रिसीवेबल एक कॉलम में डालना है, उसका एवरेज निकालना है। 12 महीने का सेल्स डालना है, उसका एवरेज निकालना है। साल भर का सेल्स डालो, उसका एवरेज निकालो, डिवाइडेड बाय 12, तो उसका एवरेज आ जाएगा। तो ऐसा आप उसका साल भर का भी निकाल सकते हैं। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन ऑल्सो कंपेयर। मंथली कंपैरिजन करेंगे तो भी अच्छा है, साल का कंपैरिजन करेंगे तो भी अच्छा है। मंथली करेंगे तो आपको उसका जो ट्रेंड है कस्टमर का वो मालूम पड़ेगा। अगर फ्लैट लाइन आपका आता है, दैट मीन्स 45 डेज, 50 डेज, अगेन बैक टू 47, 48, दैट मीन्स कस्टमर इज पेइंग यू रेगुलरली। बीच में अगर कुछ स्पाइक आता है, देन उसका आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये क्यों डिले हुआ था, क्या रीजंस है।
अगर वन टाइम डिले है देन इट इज़ ओके, यू कैन इग्नोर, बट अगर कंटिन्यूस बेसिस पे ऐसा डिले हो रहा है देन यू नीड टू टेक सर्टन करेक्टिव एक्शन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स रिसीवेबल, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. अगर 11th और 12th स्टैंडर्ड के कोई स्टूडेंट्स हैं जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये बात तुरंत समझ में आएगी, क्योंकि उनको एग्ज़ाम में ट्रायल बैलेंस के बाद में एक एडजस्टमेंट का एंट्री आता है जिसको बोलते हैं RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. तो एज़ पर रूल्स, एज़ पर लॉ, हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि जितना भी ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग है उसका एक परसेंटेज निकालना पड़ता है और बेस्ड ऑन दैट उसका अपने बुक्स में प्रोविज़न करना पड़ता है. एज्यूमिंग दैट के इतना इतना मेरा पैसा आने का चांस कम है, मतलब डाउटफुल है, एज द नेम सजेस्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. तो वो प्रोविज़न हमको करना पड़ता है सिस्टम में. उसका एंट्री होता है, P&L को डेबिट जाता है, बैलेंस शीट में उसका क्रेडिट रहता है और एवरी क्वार्टर उसको रिवर्स करके नया प्रोविज़न होता है. इट इज़ एक्चुअली अ नोशनल एक्सपेंस टिल द टाइम यूर अकाउंट्स रिसीवेबल डजंट बिकम अ बैड डेट. जब भी वो बैड डेट होगा तो उसका आपका P&L में परमानेंट हिट आएगा. टिल दैट टाइम इट इज़ अ टेम्पररी हिट, इट इज़ अ नोशनल हिट. तो ये प्रोविज़न आपको हर क्वार्टर में करना पड़ता है. तो ये था अकाउंट्स रिसीवेबल, बट एज दे से इट इज़ ईजियर सेड दैन डन. कस्टमर इज़ किंग इन द मार्केट. सो कस्टमर जो बोलता है वो हमको करना पड़ता है. बट there are various tools which we just now talked about, कि using those tools we can at least control and limit the exposure, because debtors का अगर exposure limit नहीं करेंगे तो working capital उसमें ब्लॉक हो जाएगा. working capital अगर ब्लॉक होगा, आपके पास फंड्स का प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आपका पैसा मार्केट में स्टक है, आपके पास पैसा आएगा कहाँ से, लोन लेना पड़ेगा या और कुछ करना पड़ेगा. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दैट, शुरू से ही अगर फोकस करेंगे तो मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ अकाउंट्स रिसीवेबल कंट्रोल करना इजी नहीं है लेकिन डिफ़िकल्ट भी नहीं है. ठीक है. सो दिस वाज इट फॉर टुडे. अगेन अ रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप देख रहे हो, तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, उसको लाइक भी कीजिए, उसको शेयर भी कीजिए. एंड मिलते हैं आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके, इंटरेस्टिंग वीडियो लेके. आपका भी अगर कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा. थैंक यू वेरी मच.